हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट डेटा टाइप्स की। तो सेट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स अनऑर्डरली। म्यूटेबल डेटा टाइप मीन्स इसमें हम जो भी डेटा स्टोर कराते हैं उसको अगर हम मुझे ऐड करना हो अनदर डेटा उसमें, या अगर उसमें से कोई डेटा को रिमूव करना हो तो हम उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जब आउटपुट आता है तो वो अनऑर्डरली फॉर्म में आता है, यानी कि जैसा फॉर्म में मैं इनपुट डालूंगा ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में आउटपुट मुझे मिले। इसको हम अभी जो एग्जांपल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे इसका आउटपुट आता है। एलिमेंट्स ऑफ द सेट शुड बी यूनिक। यूनिक मतलब जो हमने बताया था कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होने चाहिए। अगर रिपीट हो रहे हैं तो ओनली वन एलिमेंट को ही ये काउंट करता है। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? सेट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग। मेंबरशिप टेस्टिंग, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट एंट्रीज एंड परफॉर्मिंग मैथमेटिकल सेट ऑपरेशन। तो इसमें हमारे सेट थ्योरी जो हमने अपने 11th या 12th के क्लास में मैथ में जो पढ़ते हैं उसके जो जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंस, सबसेट एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेट को सबसे पहले एक एग्जांपल से। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है सेट S इक्वल टू, तो सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं जैसे हम अपने डिक्शनरी को लिखते हैं, लेकिन जो सेट होता है वो की एंड वैल्यू से डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। यहाँ पर नॉर्मली हम अपने एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। यानी कि अगर हम सेट की बात करें तो ये टपल और डिक्शनरी का मिक्स कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टपल्स में क्या होता था कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती थी, लेकिन उसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं होता था। डिक्शनरी में क्या होता था? कर्ली ब्रेसेस होता था लेकिन उसमें की एंड वैल्यूज होता था। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए ये आया इसका आउटपुट जो कि अनऑर्डरली है। मैंने जो इनपुट दिया था वो ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग्स था, और आया क्या आउटपुट? ब्राउन लेजी फॉक्स ए जम्प्स क्विक ओवर डॉग। तो इस तरीके से ये अनऑर्डरली फॉर्म में आया। एक मिनट, यहाँ जम्प्स की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखिए, ठीक है, तो जितनी बार आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे इसका ऑर्डर डिफरेंट आएगा। अब बात कर लेते हैं टाइप की। टाइप देखिए सेट, और लेंथ की अगर बात करें तो अगर मैं यहाँ काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, 9 वर्ड्स इसके अंदर हैं, लेकिन ये 8 इसलिए दे रहा है क्योंकि ए जो है मेरा वो 2 बार रिपीट हो रहा है। और मैंने क्या बताया था कि इसमें यूनिक एलिमेंट ही होना चाहिए। तो अगर 2 बार है अगर हो रहा है तो ये सी आउटपुट में एक बार ही आउटपुट देगा। तो इसकी लेंथ कितनी आई? 8 आई। तो सेट की डिफिनेशन और सेट को अभी आपने देख लिया। अब हम सेट्स के कुछ फंक्शन देखते हैं, जिसमें से लेंथ आपने देख ही लिया। लेंथ को अगर मुझे निकालना हो तो मैं इस तरीके से लेंथ को फाइंड आउट कर सकता हूँ, सेट की लेंथ को। अब बात आती है कि दूसरा एक फंक्शन है, अगर मुझे क्रिएट करना हो एक एम्प्टी सेट तो हम उसको कैसे सेट को एम्प्टी क्रिएट कर सकते हैं? उसके लिए मुझे सेट और उसके बाद ब्लैंक पैरेंथेसिस। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ये एक एम्प्टी सेट आया, क्लास आया मेरा सेट जिसकी लेंथ है 0। ठीक है, तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है अपना सेट में। एक और बिल्ट इन फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई टपल है जैसे टी, ये एक टपल ले लिया मैंने। टपल क्यों बोला? क्योंकि ये कॉमा से सेपरेटेड है और एक पैरेंथेसिस के अंदर कवर्ड है, तो ये हमारा टपल है। अब टपल को अगर मुझे सेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सेट के बाद मुझे अपना जो भी इटरेबल है उसको देना है। तो ये क्या करेगा? मुझे क्रिएट अ सेट फ्रॉम एन इटरेबल। तो मैंने क्या किया? सेट लिखकर और पैरेंथेसिस के अंदर जो टपल था उसको दे दिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे ये सबसे पहले तो प्रिंट करके दे रहा है S2 को, और S2 को इसने एज अ सेट दिया। देखिए करली ब्रेसेस के अंदर दिया, टाइप चेक किया, सेट दिया और लेंथ 11 दे दिया। तो अगर मुझे कोई लिस्ट को, कोई स्ट्रिंग को, कोई टपल को सेट बनाना हो तो मुझे इसके बाहर एक सेट ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो ये दो मेरे बिल्ट इन फंक्शन से 3।
लेंथ हो गया, सेट हो गया, और सेट इटरेबल्स के थ्रू आप कोई भी सेट के बाद जो भी इटरेबल है आपका वो दे सकते हैं। इसके बाद हमारे सेट के मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एलिमेंट सेट में ऐड करना हो तो क्या करेंगे? तो डिक्शनरी में क्या करते थे? डिक्शनरी में अपडेट करते थे। तो सेट में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और अपडेट करेंगे। ऐड कब यूज़ करते हैं? ऐड यूज़ करेंगे अगर मुझे कोई सिंगल एलिमेंट ऐड करना हो। तो सिंगल एलिमेंट यानी कि यहाँ देखिए, मेरे पास एक सेट था ऑलरेडी जिसमें वैल्यू था 1 2 3 4, और मुझे इसमें ऐड करना है मान लीजिए 100। तो ये मुझे क्या करेगा? सेट में ये 100 को ऐड कर देगा। और 100 ऐड कहाँ होगा? ज़रूरी नहीं है कि एंड ऑफ द जो भी मेरी वैल्यू है उसमें जाके ऐड हो। ये एक अनऑर्डरली फॉर्म में आउटपुट देता है, तो 100 कहीं पर भी जाके सेव हो सकता है। देखिए ये मेरा 1 2 3, फिर देखिए 100 यहाँ पर आके सेव हो गया। तो ये कहीं पर भी जाके मेरा एलिमेंट को सेव कर देगा, लेकिन सिंगल एलिमेंट को ही सेव कर पाएगा अगर मैं ऐड यूज़ कर रहा हूँ। तो एक और एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। मैं अगर ऐसा बोलूँ, यहाँ पर मैंने एक ये वाला देखिए, ये सेट लिया था मैंने S1 एम्प्टी सेट। अगर इस एम्प्टी सेट के अंदर मुझे 1 2 5 1 2 3 4 5 इतनी वैल्यू को इंसर्ट कराना हो, तो मैं इस तरीके से करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता? बताइए। मैंने क्या लिखा? फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 6 मतलब स्टॉप जो है एंड करेक्टर उससे 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ तक का 5 हो जाएगा। तो पहले आई में 1 आएगा और ऐड करा देगा वो हमारे ब्लैंक जो भी S1 सेट है उसको, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे लेकर 5 तक का ये इसको ऐड करा देगा। ये देखिए, तो अभी जो S1 मैंने जो क्रिएट किया था ब्लैंक, इसके अंदर मैंने 1 से लेकर 5 तक का वैल्यू, 5 तक का वैल्यू इंसर्ट करा दिया। तो ये हो गया हमारा ऐड। अब हम अपडेट को भी समझ लेते हैं। अपडेट में डिफरेंस इतना ही है कि इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कराना हो तो ऐड करा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट को हम एज अ इटरेबल देंगे। इटरेबल मतलब या तो उसको टपल की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में हमें देना होगा। तो यहाँ पर मैंने एज अ टपल की फॉर्म में इसको इंसर्ट कराने के लिए अपडेट मेथड का यूज़ किया है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक सेट था 1 2 3 4, मुझे 5 6 7 8 इसमें इंसर्ट कराना था, तो उसको मैंने एज अ टपल के फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इसको एज अ लिस्ट के फॉर्म में लिख दूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको एज अ लिस्ट के फॉर्म में लिखा है, और अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए इसका आउटपुट वही सेम आएगा। तो अगर आप अपडेट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो एज अ इटरेबल आपको इंसर्ट कराना होगा। अब बात आ जाती है रिमूव करने के लिए। तो रिमूव एलिमेंट करना है तो 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल है, एक रिमूव, एक डिस्कार्ड और एक पॉप। यहाँ पॉप का यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले रिमूव के बारे में बता देता हूँ। तो रिमूव क्या करता है? रिमूव करता है रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट। स्पेसिफाइड एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट मैं इसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली बताऊँगा उसी को वो रिमूव कर देगा। और अगर वो एलिमेंट जो मैंने बताया है वो अगर इस सेट में अवेलेबल नहीं है तो ये क्या दे देगा मुझे? की एरर दे देगा, यानी कि वो लिख के देगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट सेट में अवेलेबल ही नहीं है। डिस्कार्ड क्या करेगा? डिस्कार्ड भी सेम रिमूव कर देगा स्पेसिफाइड एलिमेंट को। लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि अगर इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है तो ये एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा? जस्ट मुझे आउटपुट दे देगा। इसको भी अभी देखते हैं। पॉप क्या करता है? पॉप क्या करता है कि रिमूव्स एक आर्बिट्री एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट्स, मतलब कोई भी एक रैंडम एलिमेंट्स को पॉप डिलीट कर देता है। और इसमें तभी एरर आएगा अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। सिंगल एलिमेंट भी अगर ना हो तो पॉप में एरर आएगा। अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो वो उसको रिमूव करता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने सेट में से 5 को रिमूव करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेथड यूज़ किया रिमूव। एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एस, तो ये है मेरा सेट। इसमें से मैंने 5 को रिमूव करना है। तो मैंने वो क्या बोला? रिमूव में आपको स्पेसिफाइड वैल्यू देना ज़रूरी है। अब अगर मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे देगा एरर। क्यों? क्योंकि अभी इस सेट में 5 डेट अवेलेबल नहीं है। देखिए ये मुझे देगा एरर। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कार्ड।
डिस्कार्ड क्या मैंने बताया कि अगर मेरे सेट में वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जैसा जो भी सेट है उसको उतना वैल्यू जो है वो दे देगा, मुझे एरर नहीं देगा। ये देखिए मैंने बोला इस एस नाम के सेट से नंबर जो 10 है, मेरा जो एलिमेंट 10 है उसको डिस्कार्ड मतलब रिमूव कर दो, पर 10 तो इसमें था नहीं, तो इसने एरर ना दिया और उसकी जगह पे मुझे जो सेट की वैल्यू थी वो प्रिंट करा के वो दे दिया। ठीक है, तो डिस्कार्ड में एरर नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पर 7 दे दूँ तो ये इसको रिमूव कर देगा, यानी ये काम तो करेगा लेकिन एरर नहीं देगा। एरर तभी देगा जब आप रिमूव यूज़ करेंगे। और पॉप क्या करता है, पॉप रैंडमली एक वैल्यू को डिलीट कर देगा। ये देखिए इसने 1 को डिलीट कर दिया यहाँ से। एक्चुअली में डिफिनेशंस यही है पॉप की कि रैंडमली इसको डेटा को डिलीट करता है, बट अगर आप इसको जितनी बार भी एग्जीक्यूट करेंगे इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वही रिमूव होता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी 2 चला गया, मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 3 चला गया। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो रैंडमली है, बट इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है मोस्टली वही डिलीट होता है। अब कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशंस ऑन सेट जो हम यूनियंस से और इंटरसेक्शन और ये सब के बारे में जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया उसका यूज़ देख लेते हैं। तो यूनियन जो हम मैथमेटिकल सेट में यूनियन का यूज़ क्या होता था, यूनियन हमें क्या देता था, रिटर्न अ न्यू सेट विद एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट। यानी हमारे पास 2 सेट अगर है तो उन दोनों को मिला देता है यूनियन। यूनियन हमारा इस जो पाइप ना इसको जो बोलते हैं पाइप, इस सिंबल से भी डिनोट होता है। तो मैं दोनों से आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। पहले मैंने लिखा मेरे पास एक सेट है फ्रूट नाम का जिसमें एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंजेस है। वेजिटेबल नाम का दूसरा सेट है। तीसरा सेट है मेरे पास डिश नाम का। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सेट 1, इसमें मैंने फ्रूट्स को और वेजिटेबल को क्या करा दिया, यूनियन, मतलब दोनों को ऐड करा दिया। यूनियन क्या देता है, दोनों सेट का कॉम्बिनेशन दे देता है। इस सेट पे जो फ्रूट वाले सेट में जो जो डेटा है और वेजिटेबल वाले सेट में जो जो डेटा है उन दोनों को ये मिला देगा। देखिए प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यूनियन ग्रेप्स, ऑरेंजेस, कैरेट, पोटैटो एंड एप्पल, इसने इस दोनों को ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर यूनियन ना लिखूँ और उसकी जगह पे अपना ये सिंबल यूज़ करूँ तो भी ये मुझे अगर मैं ये सिंबल यूज़ करूँ तो भी ये मुझे सेम वही आउटपुट देता है। तो अभी मैंने 2 सेट दूसरे ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ वेजिटेबल और दूसरा डिश, और उसको सेट 2 में प्रिंट करा के देखता हूँ। तो देखिए इसने क्या किया, पहले वेजिटेबल वाले ओनियन और कैरेट और पोटैटो, और ये देखिए ये अनऑर्डरली आ रहा है, इसलिए बीच में पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर लास्ट में आ गया। तो अनऑर्डरली होने की वजह से डेटा एक साथ नहीं आया, लेकिन इसने दोनों सेट को कंबाइन कर दिया। तो यूनियन में आप मेथड जैसे हम यूज़ करते हैं डॉट लगा के, उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस सिंबल को पाइप सिंबल बोलते हैं, आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक और सेट को इसी में इंक्लूड कराना हो तो भी आप करा सकते हैं। ये देखिए मैंने एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। इस बार क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल और डिश, इन तीनों को एक सेट 3 में मैंने कंबाइन करा दिया। तो देखिए अभी ये पूरा सेट, कंप्लीट सेट 3 जिसे हम बोल रहे हैं, ये पूरे इसमें सारे डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनियन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन जो है दोनों सेट में जो कॉमन है वही डेटा को आउटपुट में देता है न्यू सेट में, न्यू सेट विद एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट, तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन लिखिए या फिर आप सिंबल जो है वो ये वाला है इंटरसेक्शन का, एंड वाला, तो आप इस सिंबल के थ्रू भी या फिर इंटरसेक्शन लिख कर इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, देखिए पहले तो यहाँ तक का पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। प्रिंट सेट 1 और सेट 2, जो हमने ऊपर सेट 1 और सेट 2 लिया था, मैं एक बार इसको प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए सेट 1 मेरा यहाँ तक का है और सेट 2 मेरा ये है। मैंने इंटरसेक्शन के लिए क्या बताया कि इन दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यू है वो निकाल के मुझे बताओ। तो कॉमन वैल्यू को मैंने एक x नाम के सेट में स्टोर करा लिया। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इन दोनों में ओनियन, कैरेट और पोटैटो ये दोनों कॉमन था,
देखिए ओनियन इसमें भी है, ओनियन इसमें भी है, कैरेट इसमें भी है और कैरेट इसमें भी है, और पोटैटो इसमें भी है और पोटैटो इसमें भी है। इसके अलावा जो जो बचा है ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल और बर्गर, ये सारा कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है इंटरसेक्शन में वही आउटपुट में आता है। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा सेट है जो वाई नाम का है। इसमें मैंने सिंबल के थ्रू आपको बताया है। सिंबल के थ्रू अगर मैं लूँ तो भी आउटपुट में आंसर वही आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इस वाई का आउटपुट है, ओनियन, कैरेट एंड पोटैटो। तो ये सिंबल के थ्रू है और ये इंटरसेक्शन मेथड जो मैंने बताया डॉट लगा के, उसके थ्रू है। तो जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से, या जो आपको याद रहे आप उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस जो मेथड है उसको हम डिफरेंस लिख कर, या फिर ये जो हाइफन या माइनस जिसे बोलते हैं, इस सिंबल के थ्रू हम यूज़ करेंगे। इसमें हमारा आउटपुट में क्या हमें मिलेगा, न्यू सेट विद एलिमेंट्स इन द सेट बट नॉट इन द अदर सेट। मतलब अगर मैं सेट 1 और सेट 2 की बात करूं तो सेट 1 में जो डेटा हो और वो डेटा सेट 2 में नहीं होना चाहिए, वही आउटपुट में आएगा। सेट 1 में डेटा अवेलेबल हो बट वो डेटा सेट 2 में ना हो, ओनली वो डेटा वो डिफरेंस में देगा। तो अगर मैं इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करके दिखाऊं आपको, तो देखिए इसने क्या बताया, सेट 1 में जो डेटा हो सेट 2 में वो डेटा नहीं होना चाहिए। तो सेट 1 में मेरा डेटा क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और सेट 2 में डेटा क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। दोनों में जो डेटा कॉमन ना हो, सेट 1 में कौन कौन सा डेटा था, ओनियन, ओनियन सेट 2 में है, हाँ है, तो ओनियन आउटपुट पे नहीं आया। ग्रेप्स, ग्रेप्स उसमें है, नहीं, ग्रेप्स नहीं है, इसलिए इसने आउटपुट में ग्रेप्स दिया। ऑरेंजेस चेक किया इसने, ऑरेंजेस है, नहीं है, तो ऑरेंजेस दे दिया। कैरेट, कैरेट है। पोटैटो, पोटैटो है। इसके बाद एप्पल, एप्पल इस वाले में नहीं है। तो इसने आउटपुट में क्या, कौन सा डेटा दिया, जो सेट 1 में हो और सेट 2 में ना हो, तो सिर्फ वही डेटा देता है डिफरेंस में। अगर मैं इसी का अपोजिट उल्टा देखूं कि सेट 2 में हो और सेट 1 में ना हो, तो अब की बार मैं माइनस साइन का यूज करके आपको बताता हूं कि इसमें माइनस साइन करके कैसे आउटपुट आएगा। तो देखिए इस बार मैंने क्या चेक किया कि सेट 2 में जो डेटा हो वो सेट 1 में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा डेटा था, वो सिर्फ 2 डेटा था, पिज्ज़ा एंड बर्गर, इसलिए आउटपुट में ये आया। और माइनस साइन का भी हम यूज़ कर सकते हैं डॉट डिफरेंस की जगह पे, ये भी मैंने आपको इसमें बताया। अब हम पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट का यूज़, सबसेट क्या होता है, सबसेट चेक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर प्रेजेंट इन द अदर सेट। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। तो ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, और इसमें ये चेक क्या करेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ए डॉट इज सबसेट ऑफ बी, तो ये देखेगा कि ए के जो डेटा हैं वो क्या बी में हैं, अगर हैं तो ये दे देगा मुझे ट्रू, और अगर नहीं है तो मुझे फॉल्स दे देगा। तो पहले मैं ए और बी इन दोनों को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो मुझे ये 2 सेट मिल गए। अब मैंने चेक किया कि ए के डेटा बी में अवेलेबल है, ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा मैंने चेक किया कि बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी के जो डेटा हैं वो सारे के सारे डेटा ए में हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहले वाले का आंसर आया ट्रू और दूसरे वाले का आंसर आया फॉल्स, यानी कि ए के तो सारे डेटा बी में हैं लेकिन बी के सारे डेटा ए में नहीं है। तो ये हो गया हमारा सबसेट। इसके बाद एक आ जाता है क्लियर। क्लियर मेथड मैंने आपको बताया था कि क्लियर क्या कर देगा, हमारा जो सेट है उसको एम्प्टी कर देगा। तो अभी तक का जो मेरा लास्ट में मैंने कुछ फंक्शंस बताए थे, मेथड बताए थे, उसका जो एस में वैल्यू बची थी वो बची थी मेरे पास 4, 6, 8। अभी मैं इसको अगर क्लियर करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा एस डॉट क्लियर और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखिए इसने मुझे ब्लैंक सेट दे दिया। तो सेट में पढ़ने के लिए इतना ही है। सेट वैसे ज़्यादा हमारे डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आपके नॉलेज के लिए सेट को जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ उतने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।